सेवा केवल एक शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। और जब इसी सेवा को सम्मान मिलता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत होती है। 5 अक्टूबर को संत ईश्वर फाउंडेशन ने देश के उन नायकों को नमन किया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा को अपना जीवन बना लिया। इस समारोह में नेत्र कुंभ और भारतीय सेना महिला कल्याण संघ सहित कई संस्थाओं को विशिष्ट सेवा सम्मान और 12 प्रेरणादायक व्यक्तियों को सेवा सम्मान मिला। मुख्य अतिथि रहे संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मंच से एक स्वर में कहा, भारत की असली शक्ति सेवा में बसती है। आज हम लेकर आए हैं उन विभूतियों की कहानी जिनकी सेवा बनी प्रेरणा और जिनका समर्पण है भारत की नई पहचान। संत ईश्वर सम्मान 2025 का आयोजन दिल्ली पूसा में हो रहा है। ये आयोजन क्यों खास है, किस लिए इसका आयोजन होता है, इन्हीं तमाम चीज़ों और विषयों पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। संत ईश्वर सम्मान की स्थापना 10 वर्ष पूर्व हुई थी। सुदूर भारत में कोने कोने में निस्वार्थ भाव से बिना प्रचार प्रसार के आकांक्षा के अनेकानेक विभूतियां सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं। वो सेवा कार्य कर रही हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। उनके सेवा कार्यों को एक राष्ट्रीय पटल पर लाना, राष्ट्रीय मंच पर उनको सम्मानित करना और उस सब के साथ में उनको थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी देना, ऐसी योजना से संत ईश्वर सम्मान की स्थापना 10 वर्ष पूर्व हुई। 10वां वर्ष है, दशक पूरा हुआ है। हम लगभग 150 से अधिक सम्मान प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित कर चुके हुए हैं। 3 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। दिल्ली भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से सम्मान प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। और संतुष्टि की बात यह है कि जिनको संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया गया, उन्हीं संस्थाओं को जब हमने भारत सरकार को आगे उनको नॉमिनेट किया तो उनमें से 7 संस्थाओं विभूतियों को पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जी, इस बार कितनी कैटेगरीज हैं और किस किस कैटेगरीज में कितने नॉमिनेशंस आए हैं और किनको सम्मानित किया जा रहा है? 4 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र, महिला बाल विकास क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और एक कैटेगरी है विशेष योगदान। चारों क्षेत्रों में एक विशिष्ट सम्मान रहता है जिसमें रुपये 5 लाख राशि रहती है प्रत्येक और 12 1-1 लाख रुपया राशि वाले सेवा सम्मान रहते हैं। इस सब के साथ में इस वर्ष 2 विशेष सम्मान रहेंगे जिनमें राशि नहीं है, पर उन सम्मान को देने का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं को, ऐसी विभूतियों को सबके सामने लाना, समाज के सामने, जो अपने किसी और कार्य के कारण पहले से ही सब जानते हैं पर उन सेवा कार्य भी साथ में कर रहे हैं। जैसे एक नाम इस बार आया है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन का। आर्मी ऑफिसर्स अपनी वीरता के लिए हम सबसे भली भांति परिचित हैं, पर उनकी वाइफ्स, उनकी महिलाएं भी एक विशिष्ट कार्य करती हैं आवा सोसाइटी के द्वारा। सेवा कार्य भी होते हैं और अनेकानेक समाजों उत्थान के कार्य भी करते हैं। तो उन कार्यों के लिए उनको विशेष सम्मान दिया जा रहा है। और दूसरा विशेष सम्मान दिया जा रहा है नेत्र कुंभ को। नेत्र कुंभ के द्वारा हम सब जानते हैं इस वर्ष महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए थे, जो भक्तजन आए थे, उनमें से जिनको आँखों की कोई भी समस्या थी उसके इलाज का अनुपम कार्य किया गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बीमार जो थे, जिनकी आँखों की समस्या थी, वो दूर हुई। तो इस अनुपम कार्य के लिए उनको विशेष सम्मान दिया गया। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं भारत झवर हूँ और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मेरे दादाजी डॉक्टर बसंत लाल झवर, जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शती वर्ष 1988 में अपनी 4 एकड़ ज़मीन दान में देकर एक सावित्रीबाई झवर सेवा न्यास बनाया और उस सेवा न्यास के द्वारा केशव सेवा धाम दिव्यांग छात्रावास का संचालन हो रहा है। और यह छात्रावास पोलियो से ग्रसित बच्चों के लिए काम करता है और उन बच्चों का न सिर्फ शिक्षण बल्कि उनका निवास, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण
और साथ में उनके उपचार की भी पूरी व्यवस्था केशव धाम द्वारा की जाती है। नाम कैसे पड़ा इसका केशव धाम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जो कि सरसंघ चालक आद्य सरसंघ चालक रहे, उन्हीं के जन्म शती वर्ष आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वर्ष मना रहे हैं। इसी प्रकार से जब डॉक्टर साहब का 100वां वर्ष था, जन्म शती वर्ष था, तो चूंकि उसी वर्ष में यह सेवा का प्रकल्प चालू करना था तो न्यास का गठन हुआ, इसलिए डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार के नाम से इसका नाम केशव सेवा धाम रखा गया। जो दिव्यांग बच्चे हैं उन तक कैसे आपकी संस्था पहुंचती है? बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है उनको इस धाम के बारे में जानकारी ना हो, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि संघ की व्याप जो है वो गांव-गांव में है, तो चूंकि संघ का कोई प्रकल्प चलता है तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है। दूसरे नंबर जो पूर्व छात्र हैं वो अपने आप के बारे में लोगों को बताते हैं, तो उससे भी काफ़ी गांव में मालूम पड़ जाता है। तीसरा, आपको पता होगा संघ की प्रेरणा से एक एकल विद्यालय अभियान चलता है जो कि वनवासी अंचलों में गाँवों में बच्चों के बीच में काम करता है। तो उन बच्चों तक अनौपचारिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा होती है, पर यदि उस गांव में हमारे आचार्य को कोई मालूम पड़ता है कि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको केशव धाम का परिचय देता है और हमारे यहाँ बच्चे आ जाते हैं। आज 5 जन एक ऐसे खास मेहमान से बात करने आया है जो कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उस दिशा में जिसकी तरफ देश को देखना चाहिए, हम और आपको समझना चाहिए उस विषय के बारे में। और हम बात कर रहे हैं केशव सेवा धाम की। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। जैसे आपके वॉलंटियर्स भी होंगे, तो जो बच्चे हैं कुछ बच्चे खुद आते होंगे, कुछ बच्चों तक आप लोग पहुँचते होंगे, वो कैसे कार्य करते हैं आपकी संस्था? क्योंकि ये संस्था जो है संघ की प्रेरणा से प्रारंभ हुई है और संघ का पूरे क्षेत्र में नेटवर्क है, तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग प्रत्येक गांव में विभाग के, खंडवा जिले के, बड़वानी जिले के, वहाँ पर हमारी रीच है, हमारी पहुंच है और उसके माध्यम से सूचनाएं जाती रहती हैं। और वहाँ के जो पूर्व छात्र हैं उनके भी कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते हैं। इस कारण से उस क्षेत्र में ये अब आज की स्थिति में ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर ये छात्रावास है और यहाँ पर प्रवेश आपको आसानी से मिल जाता है। आपको संत ईश्वर सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है संस्था को, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। हम इस के लिए संस्था को धन्यवाद देते हैं। गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले थोड़ा अपने परिचय दीजिएगा, थोड़ा अपने बारे में। मैं अखिल भारतीय वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र खालसा के श्री महंत महामंडलेश्वर रघुनाथ दास जी उर्फ फर्ची वाले बाबा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। सम्मान दिया जा रहा है संत ईश्वर फाउंडेशन द्वारा, इस सम्मान को आप कैसे देखते हैं और किस दिशा में कार्य आप द्वारा बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारी जो ऋषि परंपरा है, मेरे को ईश्वर समान जो पुरस्कार मिल रहे हैं बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत खुशियाँ लग रहे हैं। लेकिन हम जो आदिवासी जनजाति समाज में जो काम करते हैं, जैसे उनकी जो परंपरा है, आदिवासी लोग भाविक, भोले, लेकिन वैष्णवाधीन ज़्यादा होते हैं। ये समाज के लिए और धर्मांतर, जैसे हम त्र्यंबकेश्वर तीर्थ में रहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर के परिसर के पीछे जैसे त्र्यंबकेश्वर हो गए, जव्हार हो गए, दाहन हो गए, गुजरात का कई धर्मपुर, दीव दमन, ये पट्टा में ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरी है। वहाँ पे हिंदू, आदिवासी ही हिंदू है, लेकिन वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। हमारा कार्य का सोर्स ये है कि वहाँ पे वो भी क्रिश्चियन बन के आदिवासी ही रहते हैं और ये भी आदिवासी से रहते हैं, लेकिन दोनों हम क्रिश्चियन है, हम हिंदू है, ऐसे तरह से बहुत बड़े उधर झगड़े होते हैं। और ये झगड़े के लिए हम लगभग 1970 से हम ये वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए वेशन मुक्ति के, जैसे हम वारकरी संप्रदाय के, तो वारकरी संप्रदाय के ऐसे संप्रदाय के गले में तुलसी की माला पहनना, माँ बाप की सेवा करना, एकादशी व्रत करना, संत की सेवा करना और वेशन मुक्त और धर्म का रक्षण। और इसके अंदर हमारी जो परंपरा की, जो आयुर्वेद की जो परंपरा है, जैसे आज भारतवर्ष में आयुर्वेद, सब आयुर्वेद बोला जाता, पण आदिवासी समाज में जो ऋषि परंपरा की जो परंपरा है आयुर्वेद की, वो कौन सा नक्षत्र में, पृथ्वी पर कौन से अग्नि, कौन से नक्षत्र पर है और वही वनस्पति कैसे निकलना चाहिए, उसका वो समाज के लिए हम ज्ञान देता है।
और वो समाज जो आदिवासी समाज है लक्ष्मी के साथ यानी धन्वंतरी के साथ यानी वृक्षवल्ली के साथ बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम पूरे जंगल में रहते हैं। हमारा हर जगह पे जाए, चले एमपी में जाए तो भी जंगल में हमारा आश्रम रहता है। त्र्यंबकेश्वरी में आदिवासी इलाका क्षेत्र है। गुरुजी, कन्वर्जन बहुत बड़ी समस्या बनकर निकल रहा है। कन्वर्जन की दिशा में सिर्फ मुंबई या इस इलाके की ही बात ना कि छत्तीसगढ़ हो गया, और भी इलाके ऐसे होंगे जिनको जनजाति को टारगेट करके कन्वर्ट किया जा रहा है। इस दिशा में और कितना अभी कार्य करना बाकी है, और इसको रोका जाना कितना ज़रूरी है? इसको रोका जाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होता है हमारी जो संत परंपरा है वहाँ पे जरा द्वंद्व दिखा जाता है कि वहाँ पे इलाके में कोई भी जंगल में चले जा, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र में जो हमारा जो इलाका है जैसे जौहर पकड़ लिया तो बम्बई के नज़दीक आ गए, यहाँ पे धर्मपुर साइड तो अवाडांग आ गए, गुजरात आ गए, दीव दमन एक केंद्र शासित प्रदेश है, और महाराष्ट्र में धुला नंदुरबार ये पूरा आदिवासी इलाका है। वहाँ पे जो संत लोग हैं, जितना संत से समाज है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते कि आदिवासी मूलभूत क्या है। वेशन के अधीन होके एक धर्म का कन्वर्ट करते हैं, और वो भी आदिवासी रहती है, ये भी आदिवासी रहती है, लेकिन वो बोलते हम क्रिश्चियन है, हम बोलते हिंदू है। ये और दोनों का झगड़ा जोर से चलता है, और दोनों की कोर्ट केसेस में इसलिए रोकने के लिए ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है, संत लोगों की ज़रूरत है। संत सिटी में रह के भागवत कथा वगैरह करने से, इसकी वजह से कोई गरीब की सेवा करने के लिए, जैसे गौशाला हम लोग जानते हैं, गौशाला जंगल में होना चाहिए, गाय जंगल में चरना चाहिए। और जहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका नहीं, आदिवासी इलाके में जब तुम गौशाला करेंगे तो उनको कोई रोजगार मिलेगा, गौशाला में उनको कोई दान मिलेगा, और उनको कोई यानी रोजगार मिल गए, संत विचार मिल गए, चांगले विचारधारा मिल गए, अच्छी विचारधारा मिल गए, तो उसके जल्दी परिवर्तन। ये आदिवासी समाज ये बहुत हलवा, जैसे क्या बहुत हलवा समाज है, और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम 70 साल में 1970-72 का ये ज़माने में दीव दमन अवाडांग ये पूरा दीव दमन पूरा 100% क्रिश्चियन था। अभी लगभग हमारे कार्य से कि पत्थर वाला बाबा वो साइड में, मैं वैसा आप उपदेश वगैरह बहुत कर, हम तपस्वी लोग होते हैं, हम प्रवचन करना लेक्चर देना बहुत कम करते हैं। उसके लिए जो आवश्यकता है वो देते हैं, जैसे उनको बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ मदद चाहिए, जैसे कन्या छात्रालय में हम जाके कुछ कार्य करते हैं, वनवासी द्वारा जो कार्य करते हैं उसके अंदर हमारा सहयोग होता है। और हर पहाड़ी इलाके में वो लोग अच्छा है, लेकिन हमारी थोड़ी कमजोरी है, वहाँ पे जा उनको समझना चाहिए। वो बहुत हलवे लोग होते हैं, उसको अच्छा ज्ञान देके वो जल्दी कन्वर्ट रोक सकते हैं। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक संस्था है जिसका पैम्पलेट अभी मेरे हाथ में है, नाम है जीवन आनंद संस्था, जो कि बुज़ुर्गों के लिए कार्य कर रही है। वो बुज़ुर्ग जिन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उनके परिवार द्वारा, उनके लिए ये संस्था लंबे वक्त से काम कर रही है। इसी पर हम अधिक जानकारी के लिए उन्हीं से बात करने आए हैं जो ये संस्था चला रहे हैं। मुंबई सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट है, और गोवा में काम करते हैं। जो रास्ते के बुजुर्ग है, मेंटल है, जिनका कोई बेसहारा जो लोग हैं, उनके जाके हम लोग लेके आते हैं। कहीं वक्त हमें ऐसे बुजुर्ग लोग या मेंटल लोगों के ऊपर चोट होती है, बीमार होते हैं, तो चोट में मैगेट्स होते हैं, सब वो क्लीन करते हैं, उनका शेविंग करते, कपड़ा चेंज करते और उनको लेके आते हैं। हमारे आश्रम से मुंबई में 4 आश्रम है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और गोवा में आश्रम से है। अभी हमारे साथ 340 लोग रहते हैं। कहीं वक्त ऐसा होता है कि जो मेंटल है और प्रेग्नेंट है लेडीज़ और रास्ते पे है, तो पुलिस हमें कॉल करते हैं। हमारे जो महिला साथी है, बहनें हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उनके तरफ से उनको ले लिया जाता है। बाकी जो आगे का जो ट्रीटमेंट पूरा करके, ऐसे ही उनके बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं। इतनी पुरानी संस्था है, और कैसे आइडिया आया कि ऐसा कुछ कार्य हमको समाज में करना चाहिए? हम 1999 से इस फील्ड में हूँ। रास्ते के बच्चों के साथ काम करते करते ऐसा मुंबई में देखा गया कि बुजुर्ग लोग ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा जी रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ऐसे बुजुर्ग रास्ते में मरते थे।
तो देखा कि इनके लिए काम करना ज़रूरी है। तब से हम लोग 2007-2008 से यही काम कर रहे हैं और हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2013 में। एक 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बुजुर्गों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, बहुत पीड़ादायक हो जाता है अगर परिवार छोड़ देता है। कोई ऐसी बुजुर्ग की कहानी जो वाकई में दिल छू गई हो आपकी? हाँ, बहुत सारे ऐसे कहानी है। कई वक्त पे ऐसा होता है कि जब रस्ते में मर रहे हैं तो हम लोग उनको उठा के लेके आते हैं, उनको क्लीन करते हैं, अनाज देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो उनको जीने की आदत, हौसला बढ़ता है और जीते हैं वो 1 साल 2 साल 4 साल और वो खुशी से बोलते हैं चलो हम लोग जीवन आनंद में आ गए। तो हमें खुशी है कि आज हमारे 4 साल 5 साल हो गए, हम लोग यहाँ खुशी से रह रहे हैं। भले हमारी फैमिली नहीं, भले हमारे बच्चे नहीं है, कोई देखता नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन संस्था हमारे बच्चे अपने बच्चे के जैसे हमारे ख्याल करते हैं। ये सुन के बहुत खुशी होती है। देसी बीजों के संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं देवेंद्र जी, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और जिनको इस बार संत ईश्वर सम्मान 2025 से सम्मानित भी किया जा रहा है। सर, पहले तो आपका पांचजन्य पर स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार है। देसी सीड्स का संरक्षण करना है आपको, ये आइडिया कैसे आया कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए? ये आइडिया मेरा फादर माय फादर काम करते हैं। ये वैरायटी छोटा बच्चे में है। मैं माय फादर काम करते हैं, देखते हैं ईटिंग को चलता है, बहुत अच्छा है, पसंद करे। ये चावल कुकिंग करते गम स्मेल आता, घम घम स्मेल आता, परिमल आता। छोटा बच्चा में समझते हैं। नेक्स्ट इम्प्रेशन करे मैडम। कंटिन्यू ये पानी कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, ये टाइप का थोड़ा थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं मैडम। ये प्रेरण माय फादर है। फादर से प्रेरणा आई आपको। कितने जो बीज हैं आपने वो प्रिजर्व किए हैं और किस किस बीज का क्या महत्व है? क्योंकि हमने जो थोड़ा आपके बारे में जाना समझा कि बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको उगाया जा रहा है तो कई सारी बीमारियां दूर हो रही हैं उनसे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। टोटल मैं 44 वेराइटी 2010 में मेरा खेत में विविध प्रकार देसी बीज का संरक्षण करे है। ये तुम बोलते ये सीड का लाभ क्या है, ये राइस में क्या क्या लाभ बोलते हैं। ये राइस में ये नवरा राइस केरल में पेटेंट राइस है। नवरा राइस क्या क्या काम करते हैं, बैक पेन, जॉइंट पेन, टोटल बॉडी पेन क्लियर करते हैं। ये राइस में वयाग्रा राइस में तो बोलते हैं। ये राइस में पंचकर्म चिकित्सा में आयुर्वेद डॉक्टर इंक्लूड करे पेस्ट टाइप का। एक नवरा राइस ईट करते ईट में खाना खाए तो 24 आवर्स में बैक पेन रिलीफ करते हैं। ये टाइप का मेडिसिनल राइस है। दूसरे रक्तशाली राइस है। ये रक्तशाली राइस नाम है, बोलते हैं रक्त मीन्स ब्लड। ये ब्लड इम्प्रूव्ड ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं रक्तशाली। वाता पित्त कफा ये आयुर्वेद डॉक्टर ये सिस्टम में परीक्षित करते हैं। ये 3 कायले को निवारण करे है ये रक्तशाली राइस। ये टाइप का ये एक बर्मा ब्लैक राइस है। ये बर्मा ब्लैक राइस क्या क्या काम करते हैं बोलते हैं, ये कैंसर सेल्स डेवलप नहीं करते, ये टाइप का वर्क काम करते हैं, संरक्षण का बॉडी में संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट ओमेगा 3 है ये राइस में। ये टाइप का ओमेगा 3 मीन्स फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। ये इम्प्रूव्ड वेराइटी राइस खाना का ज़्यादा खाना करे। ये देसी सीड राइस का थोड़ा खाना करते बहुत ज़्यादा हाँ आता है मैडम। ये टाइप का मेडिसिनल राइस एक गुलबर्गा बाग में एक राइस है, करी कड़वी राइस है।
ये प्रेग्नेंट वुमेन्स का राइस है। टुडे भी टुडे ही खाना खाता है मैडम। ये डिलीवरी का हॉस्पिटल में चलता कितना 50,000 लाख रुपए में हॉस्पिटल में दिया। ये विलेज में टुडे ये बाणती राइस नाम खरी खड़ीवी, ये देसी सीड है। ये मार्केट में, लोकल मार्केट में, बाजार में दिया 250 रुपीज़ पर केजी है। एक खाना खाए तो ये आबर्शन होता है, आबर्शन लेडीज़ का आबर्शन होता है। ये राइस खाना का कैल्शियम ज़्यादा है, ये मेडिसिनल वैल्यू राइस है, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप है, ये टाइप का मेडिसिनल वैल्यू है मैडम। एक खरी गजविली राइस है, ये बेलगांव खानापुर बाग में। ये राइस में क्या फ़ायदा है मैडम? ये लेडीज़ का मिल्क प्रोडक्शन कम आता है। ये खाना खाया मिल्क ज़्यादा होता है मैडम। ये टाइप का देसी सीड में महत्व है। देसी राइस में फुल खाना करे तो मैडम बहुत बॉडी में रिलीफ करते हैं। अभी आपको संत ईश्वर सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है। विलेज में मैं काम करते हैं। ये चेक करते हैं ये विलेज अच्छा आदमी, अच्छा किसान वाला है बोल किसान का जस्ट दिया। ये दिल्ली में आता मैं नॉलेज नेशनल लेवल में नॉलेज प्रचार करे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में मैं खुश है, दिल खुश है। आपने अक्सर सड़क किनारे कुछ बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखा होगा। मन विचलित होता है ऐसे दृश्य देख के कि कुछ किया जाए समाज के नाते इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए कार्य कर रही है मानव सेवा संस्था जो कि बिहार कटिहार से चल रही है। ये संस्था क्या है, इसके बारे में खुद जानेंगे जो ये संस्था चला रहे हैं। मेरा काम बच्चे सब जो भीख मांग रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं, नशाखोरी हैं, नशे की लत में डूबे हुए हैं, उसी से बच्चे सबको हम ला के अपने आवास पर ही स्टार्टिंग पढ़ाई करवा रहे थे। अभी कुछ अपने बच्चे सब के लिए स्कूल बनाए हुए हैं रेजिडेंटल टाइप का, तो उसमें रहते हैं, एजुकेशन देने का काम करते हैं। विशेष रूप से मेरा ये काम करने का कार्य ये हुआ कि जो बच्चा भीख मांग रहा है वो तो फाइनली है कि बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, भीख मांग के भी बड़ा हो सकते हैं। मगर शिक्षा के क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ जाता है तो किसी इंसान के ऊपर हानि नहीं करेगा, नहीं तो आगे चल के वो क्रिमिनल बन जाता है, गुंडा बन जाता है, कुछ भी करता है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वो क्राइम की दुनिया में घुस सकता है बच्चे। तो हम चाहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे सबको शिक्षा दिया जाए जो बच्चे सब आगे बढ़ें, और देश के सभी नागरिक का कर्तव्य है ऐसे बच्चे को कभी आप लोग देखते हैं या कहीं भी करते हैं तो उसको मदद करें, जो समाज हमारे सुधर सके, तभी मेरा देश आगे बढ़ सकता है। इससे बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। अगर मान लीजिए सड़क पे बच्चा कोई भीख मांग रहा है तो ऐसे ही तो नहीं आप उनको लेके आ जा सकते हैं। किस तरीके की चुनौतियां आपकी संस्था देखती है? वो ऐसे ऐसे बच्चे सबको जो लाने जाते हैं, जो या आप ही कांटेक्ट कर लिए हैं कॉल से, कैसे बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो हम उसे बच्चे को पकड़ते हैं। और कुछ साथ में उसके नशेखोर बच्चे भी रहते हैं, तो ऐसा भी सामने आता है कि आपको दांत काट लिया और लोग जो है बच्चा चोर करके मारने के लिए भी आ जाते हैं कि बच्चा चोर है। स्टार्टिंग पीरियड में हमको कटिहार शहर में बहुत कठिनाई आए, जो नहीं जानते हैं तो लगता भी है कि बच्चा चोर है क्या। तो ये अच्छा, सब बहुत सारे जो जो भीख मांगते हैं बच्चे वो एक बड़े रैकेट का भी हिस्सा होते हैं, तो इस तरीके का कुछ आपने कभी देखा हो? देखिए, ऐसे बच्चे एक मेरे पास आए हुए थे कि बहुत सारा स्थिति उसका जो गंभीर था, तो हम डॉक्टर के पास ले गए, इलाज कराए। तो आज वो मेरे पास बच्चे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एजुकेशन लाइन में भी अच्छे हैं। कितने बच्चे हैं जिनको आप शिक्षा की दिशा में कार्य कर रहे हैं और उनका इलाज कराना या उनको बेहतर ज़िंदगी के लिए कार्य करना? 115 बच्चे मेरे पास। पहले 100 मेरे पास 151 बच्चे थे, जिसमें हम बच्चे जो पकड़ के लाते हैं तो उसका मदर फादर किसी न किसी को ढूंढते हैं पहले, कि इसका मदर फादर कोई नहीं मिल जाए तो उसको समझाया जाए कि आप अपने बच्चे को भीख नहीं मंगाएं ऐसे ऐसे। तो बहुत सारे गार्जियन मिले तो उस बच्चे को वापस कर दिया गया और उसको समझाया गया कि आप बच्चे को
और मेरे नज़र के सामने उसको विजिट करते हैं 2 महीना 1 महीना में 15 दिन में कि ये बच्चा को फिर से तो नहीं भीख मंगा रहा है। कभी कोई धमकी मिली हो इस काम करने के लिए? धमकी तो अभी तक बहुत सारे ऐसा आता है चुनौतियाँ कि ये गलत है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। और मेरा जो काम होता है ना, हम एक ही चीज़ सोच के करते हैं कि हम अच्छा करें तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। अभी आपको संत ईश्वर फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमको तो अचानक यहाँ के बारे में पता चला जब यहाँ से कॉल आया कि आपको सम्मानित करने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है, आप आ जाइए। तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ, सोचे वो ऐसे हो फेक होगा। मगर जब कॉल 2-3 बार आया गया तो हमको लगा रियल में सम्मानित दिया जा रहा है। तो हम गौर किए तो पता चला कि बहुत अच्छा लग रहा है आज। महिलाएं जितनी शिद्दत से घर चला सकती हैं उतनी ही शिद्दत से बिजनेस भी चला सकती हैं। ऐसा ही उदाहरण सेट किया है रेखा चौहान जी ने, जो कि अचार का काम करती हैं। कैसे ये आइडिया आया अचार बनाने का और इसका बिजनेस इतना बड़ा खड़ा कर देने का, आज उन्हीं से बात करेंगे। तो पहले तो रेखा जी आपका 5 जनवरी पर स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। मेरा जो आम का अचार है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, हमारी जो एसीजी की टीम है, हमारे डब्बे में हम सब साथ में खाना खा रहे थे, तो सब ने अचार मेरा भी टेस्ट किया। वो बोले आप बनाते हैं? मैंने बोला मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो उन्होंने बोला चलो हम लोगों को बोलते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस करो, लेडीज़ को सबको बोलते हैं, तो अपन क्या करते हैं आम का अचार का बिजनेस ही करते हैं। तो ऐसे करते करते एक मजाक थी, लेकिन एक मजाक 2020 में एक जो भी आगे का बिजनेस का एक मोड़ ही ले लिया। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। मैंने 20 किलो अचार बनाया, छोटे छोटे पैक में। मैंने हर जगह मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, हर जगह छोटे छोटे सैंपल भेजे मेरे फ्रेंड के द्वारा। तो वहाँ से मेरे को एक पहले ऑर्डर आई मेरे को दिल्ली से 10 किलो, मुंबई से 20 किलो, ऐसी ऑर्डर बढ़ती गई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आम सीज़न में ही मिलता है। आम तो मिलता है मेन सीज़न में जब आम आते हैं। तो अभी वो तो ऐसा हुआ कि 10-20 किलो की ऑर्डर बढ़ती गई और 2021 में मेरे को कम से कम 2 कुंटल की ऑर्डर आ गई। तो अभी जो बीच में का 8 महीने का गैप हुआ, तो अभी मेरे को बहुत टेंशन आया था कि अभी क्या करेंगे। ऑर्डर तो अच्छी आ रही है। तो जब सीज़न आया 2021 में, तो वो हमने 2 कुंटल बनाया। कि हमें इतनी भी आइडिया नहीं थी कि आगे कुंटल 100 कुंटल तक ऑर्डर आ जाएंगे। फिर हमने भी 2 कुंटल बनाया और 2 कुंटल का उसका 75 किलो जो है 75 उतना तो हमने सैंपल पे भेज दिया। फिर 135 किलो अचार मैंने भेज दिया और वहाँ से मेरे को ऑर्डर आई कम से कम 100 कुंटल की हर जगह से। अभी गांव का हर जगह से कोई 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, ऐसी ऑर्डर बढ़ती गई। फिर 2022 में मैंने 150 कुंटल का टर्नओवर पूरा किया कि इतना बनाएंगे। अभी ठीक है 100 कुंटल का तो हमने लिया है, लेकिन ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म पे कैसे जा सकते हैं, गांव में कैसे, हम संभाजी नगर में हैं, अभी बेंगलोर, गुजरात और हर जगह कैसे, दिल्ली, मुंबई, पुणे में कैसे बेच सकते हैं। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर ऐसा हुआ कि 2020, 2023, 24 और 2024 में 500 कुंटल बनाया। अभी 2025 शुरू है, तो अभी 700 कुंटल तक हम पहुंच गए। अच्छा, बार बार जो ऑर्डर आते जा रहे थे, कैसा लगा था? वो एक जैसा सपना देखते हैं ना कि कुछ तो भी करना है और एक सपने में देखते हैं, लेकिन एक सपना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक उद्योग ऐसा हो गया। अच्छा, आपने अपनी माँ से सीखा और इंस्पिरेशन मिली। इससे पहले आप हाउसवाइफ थी? हाँ, मैं हाउसवाइफ भी थी और ईसीजी का गांव में काम भी कर रही थी। और वहाँ से मैं लोगों को जो ग्रुप में बताया जाता है कि कुछ बचत करो और बचत के द्वारा कुछ बिजनेस करो। और बिजनेस जब बचत गट की लेडीज़ को एक 10 नेम है और 10 नेम में एक 10वां नेम था कि शाश्वत उपजीविका, कि कुछ ना कुछ उन्होंने जो भी बचत जमा की है वो बचत के द्वारा कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू किए। अभी लोगों को वो बताते तो वो बोले आप बताओ क्या करना है। फिर मैंने एसीजी को बोला कि चलो हम अचार का बिज़नेस करते। वो बोले वो ख़राब हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं, फिर जो भी घाटा आएगा वो कौन भरेगा। वो ज़्यादा दिक्कत ही लेडीज़ दिखा रही थी। वो साल भर मेरा उसमें ही गया। फिर मैंने मम्मी को बोला जो आप अचार बनाती हो अभी मुझे क्या। मम्मी बोली क्या अभी अचार बेचना है? मैंने बोला अचार नहीं, एक बिज़नेस ही करेंगे।
तो गांव के लोग भी थोड़े हंसने लगे थे, अभी क्या है तो अचार का बिजनेस कर रहे। मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में कौन हंसता है कौन क्या बोलता है उस पर ख्याल नहीं था। मेरे हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने भी बहुत मेरी साथ दी। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने तीनों ने मेरे साथ दिया। हमने चारों ने भी अच्छे से काम शुरुआत की और वहाँ से अचार का शुरुआत। मम्मी को बुलाया 8 दिन के लिए, सब रेसिपी देख ली, कितना मसाला डालना है क्या डालना है। अभी 10 किलो बनाते थे, अभी 100 कुंटल नहीं 500 कुंटल तक जाना है, तो कैसा करना पड़ेगा। जो लोग हंस रहे थे वो अब क्या कहते हैं? अभी वो हंस रहे थे, वो तो अभी बहुत ये करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बधाई देते हैं कि सही में उन्होंने करके दिखाया। और जो लेडीज़ बोलती थी कि नहीं नहीं अभी वो ख़राब हो जाएगा, घाटे में आएगा, वो बोलती है कि रेखा दीदी आपका सुना होता तो बहुत अच्छा रहता। मैं हर लेडीज़ को वही कहना चाहूँगी, जब तक आत्मविश्वास उनको नहीं मिलेगा, खुद में वो तैयार नहीं होंगी, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगी, तब तक वो सक्षम नहीं होगी। अच्छा, आपके हस्बैंड भी आए हैं, मैं देख रही हूँ वो फ़ोन से आपका वीडियो बना रहे हैं। आप भी आ जाइए ज़रा। ये इनसे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक 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 उसी प्रकार ना, अगर औरत कामयाब है तो उसमें भी श्रेय उसके परिवार का जाता है। जब इन्होंने ये काम शुरू किया था और आपको बताया तो आपके मन में क्या आया? शुरुआत तो हमें बहुत डर लगा था कि इतने आम लाए, कैसे काटना है क्या काटना है, उससे ही हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे। फिर बाद में सब वो आइडिया आती चली उसके बारे में। अभी तो अवार्ड मिल रहा है आपकी वाइफ को और ऑर्डर पे ऑर्डर भी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऑर्डर तो अब सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आते हैं हमें। बोले तो अमेजन हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, अपना फेसबुक का ये रहता है, पेज रहता है, उससे ऑर्डर आ जाते हैं। और ये जो हम जो आए हैं अभी या एयरपोर्ट पे, तो विमान से आए हैं। तो ये गांव के लोगों के लिए तो सपना ही। हम तो नीचे से देखते थे पहले विमान, लेकिन उसमें बैठ के आ गए। ये तो हम हाँ वो ये सपने जैसे ही। बोले तो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम कि हम प्लेटफॉर्म में बैठ के जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए हो, लेकिन हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो उसका मेहनत का फल भी मिलता है, और अगर पार्टनर बढ़िया हो तो फल जल्दी मिलता है। हाँ, वो तो सही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पांचजनी की ओर से आपको, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और तमाम महिलाओं की इंस्पिरेशन बनते रहिए। अपने लिए तो हर कोई काम करता है, असल में कार्य वो होता है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। ऐसा ही कार्य कर रही है समर्पण फाउंडेशन, जिसके फाउंडर हमारे साथ हैं। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट मूल रूप से कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करता है और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता है। जब भी कुष्ठ रोग की बात आती है लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया, और जो लोग थोड़ा सा दूरी बनाते हैं उनको क्या कहें? इस कार्य को करने से पहले हम बहुत वर्षों तक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक रहे। इनके बीच में जाने के बाद पता चला कि इनके बीच में काम करना चाहिए, और कुष्ठ रोग रोग नहीं है, वास्तव में एक सोशल स्टिग्मा भी है। जब हमने 20-25 साल पहले इस काम को शुरू किया तो हमारे ही लोग हमसे दूर रहते थे, कहते थे ये अभी दिख तो नहीं रहा लेकिन बाद में कुष्ठ रोगी हो जाएंगे, ये तय है। तो हमने एक स्वस्थ होने के नाते भी, यह रोग छूत का रोग नहीं है, ये आनुवंशिक नहीं है, ये छूने से फैलता नहीं है, ये उनकी बस्ती में रह के बताया लोगों को। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है, आपने इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और आपने कुष्ठ रोगियों के बीच ही ये काम क्यों शुरू किया? जब हम संघ में प्रचारक थे तो हमारे सामने बार बार कन्वर्जन और क्रिश्चियन मिशनरियाँ ये बार बार हमारे अपने को चैलेंज करती थी। फिर हमने इस विषय को ठीक से गहनता से इसको अनुभव किया। एक तिलक राज कपूर जी करके वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचारक थे, जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। फिर उन्होंने परम पूजनीय गुरु जी की और कात्रे जी की किताब, ये सब गुरु जी का समग्र वगैरह ये दिया, उसको पढ़ा और ये सब। तो मुझे ये लगा कि इस क्षेत्र में सोशल स्टिग्मा के नाम पर सबसे बड़ा कन्वर्जन इसमें हो रहा है। 1984 में MDT आई,
एमडीटी के आने के बाद फर्स्ट स्टेज की जो एमडीटी खाया कुष्ठ रोगी, किसी की आंख चली गई, किसी का कान बह गया, ठीक है। तो इसलिए इन पे पशुवत व्यवहार हुआ अन्य संस्थाओं और अन्य मिशनरियों के द्वारा। ब्रूफेन के टैबलेट खिला करके सीधा कन्वर्जन कराया। इसलिए हमने इस बीच में काम शुरू किया और आज हम 10 प्रांतों में अपने संघ और सेवा भारती के माध्यम से 10 स्टेटों में जो इनका सोशल स्टिग्मा था, जो ये आइसोलेशन इनका था, अब वो सेवा भारती या संघ का कोई ना कोई कार्यकर्ता वहाँ जा करके उनके बीच में सीधा संवाद स्थापित करता है और वो समाज की मुख्य धारा में, चूँकि कुष्ठ रोगी हैं तो क्या हुआ, ये भी हमारे समाज के अंग हैं जैसा संघ कहता है। कन्वर्जन बहुत बड़ी समस्या रही है और इस दिशा में कार्य भी हो रहा है और सरकार तो अब इस दिशा में कार्य भी कर रही है। जब आप मैदान में उतरे, देखा तो किस तरीके का माहौल दिखा और कन्वर्जन को लेकर लोगों की कहानियाँ क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कहानियाँ ये थी कि हमारा समाज दयालु है, सहिष्णु है, इसलिए मंदिर बना दिया दान लेने के लिए और चैपल बना दिया प्रेयर करने के लिए। तो ये ख़त्म करने के लिए हमने ये प्रयास किया कि जो भी अपने आराध्य हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, और इनको एक बड़े उत्सवों में मनाने का काम शुरू किया और दूर दूर से लोगों को एक चैनलाइज करने का प्रयास किया। स्टेट टू स्टेट ये प्रयास किया। पंजाब का कुष्ठ रोगी पता चला हरिद्वार आ रहा है, वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने, यहाँ का वहाँ रामनवमी मनाने जा रहा है, कोई विजयादशमी मनाने जा रहा है। तो एक चेन, जो ये अलग अलग बटे हुए थे, सबको एक ग्रुप में बना के इकट्ठा किया और अपने संघ के लोगों का अपने विचार परिवार का सीधे उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू किया। किस हद तक कंट्रोल हुआ है, ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? लगभग अब वो उनके समझ में आ गया है कि यही मतलब अब उनके समझ में आने लगा है, इसलिए वो वापसी हो रही है उनकी, बिना कहे हो रही, ये बड़ी बात है। जैसे किसी ज़माने में थारू और बुक्सा जनजातियों में बहुत कन्वर्जन था जब हम उधम सिंह नगर ज़िले में जिला प्रचारक थे उत्तराखंड में, अब वो जीरो हो गया। लोगों को जब समझ में आ जाता है तो लोग अपने मेन परंपरा में, सनातन परंपरा में जागरूक हो रहे हैं। अब उनको बरगलाना आसान नहीं, अब बरगलाना आसान है। उन्हें पता लग गया कि मतलब अपने तो अपने ही होते हैं। मेरा नाम विजय पेंडसे हूँ। मैं मातृछाया गोवा से रिप्रेजेंट करता हूँ और हम लोग अनाथ बच्चों के लिए शेल्टर और उसका पूरा डेवलपमेंट के इस कदम से हम उनका सहयोग करते हैं। ये कितनी पुरानी संस्था है और कब से कार्य कर रही है? मातृछाया was started in 1975 in Goa and now we are completing around 50 years and we have got around 5 आश्रम in Goa। 5 आश्रम हम चलाते हैं। नॉर्थ गोवा में 1 आश्रम है, साउथ गोवा में 4 आश्रम है और अलग अलग बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के बच्चों के लिए अलग है। टोटल वी हैव गॉट स्ट्रेंथ अबाउट 175 प्लस बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर टेकिंग आवर सर्विसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको इस बार संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है 2025। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वी आर प्राउड ऑफ गेटिंग दिस अवार्ड बिकॉज पूरा गोवा इज़ वेरी स्मॉल स्टेट एंड वी आर वन हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द संत ईश्वर फाउंडेशन। वी आर एक्सट्रीमली थैंक्स टू ईश्वर फाउंडेशन for honoring our on this award। सेवा और समर्पण से जुड़ी ये कहानियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए 5 जन्य पर।